गजह चलती शनैः बात सही है। ये जो सब हो रहा है उसको लेकर काफी कुछ आपने बोला है, राहुल जी ने भी बोला है। सीधे जिम्मेदार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। पर वो तो ट्रस्ट में है। अरे क्या कहते हैं, ट्रस्ट उन्होंने ही तो बनाया। हम राम के पुजारी हैं और आप राम के व्यापारी हैं। एक तो वोट चोरी, दूसरा सीट चोरी जो मध्य प्रदेश में हुआ हमारे मीनाक्षी नटराजन को लेकर, सीट चोरी, अभी चंदा चोरी। 17 अप्रैल को जो हुआ जी, अभूतपूर्व चीज हुआ। 12 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसी बुरी हार मोदी सरकार को भुगतनी पड़ी उस दिन। प्रफुल्ल पटेल जी जब आपके साथ थे तब वो साफ थे नहीं, और अब खराब हो गए, क्या कहें? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो गलत इल्जाम लगाए गए थे ना तब, वो सीएजी की रिपोर्ट देखिए, सीएजी को माफी मांगना पड़ा 2G को लेकर। 2004 के बाद से आज 2026 में देखें तो तब से और आज में परिवर्तन आप क्या देखते हैं? राहुल गांधी एक शख्सियत के तौर पे, एक नेता के तौर पे, एक संगठनकर्ता के तौर पे सिर्फ सत्ता हासिल करना उनका मकसद नहीं है। हालांकि बात सही है कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगी, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, वो सब सही है, पर वो हमेशा कहते हैं सिर्फ सत्ता हासिल करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। कॉकरोच पार्टी भी आ गई थी, उसके समर्थन में भी आप लोग दिखाई पड़ रहे थे। नीट को लेकर, सीबीएसई को लेकर, शिक्षा प्रणाली को लेकर, परीक्षा प्रणाली को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। कॉकरोच पार्टी के जो कॉकरोच पार्टी को उभर कर आई अचानक सोशल मीडिया में, अभी लोग चिंतित हैं। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। अमर उजाला के खास शो अनम्यूट भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस शख्सियत के साथ हम आपको रूबरू कराने वाले हैं, अगर मैं एक लाइन में परिचय दूं तो वैसे तो वो कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज हैं, लेकिन अगर मैं उनको मीडिया इंचार्ज तक सीमित रखता हूं तो ये दरअसल उनकी शख्सियत को बहुत छोटा करने वाला शब्द होगा। वो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वो टेक्नोक्रेट भी हैं और उसके साथ में वो लेखक भी हैं। और अगर मैं ये कहूं कि कांग्रेस की नीति नियंताओं में वो शामिल हैं और यूपीए सरकार के समय में जो तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं थीं, जो खास तौर से यूपीए की चेयरमैन सोनिया गांधी के दिल की उपज थी, उनको जमीन तक पहुंचाने का वो काम करते चले आ रहे थे। आज की तारीख में चाहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ एक सबसे विश्वसनीय और मुखर आवाज हो, तो वो है जयराम रमेश। जय भी हैं, राम भी हैं। जयराम रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। और रमेश भी हैं। रमेश भी हैं। 2 राम है मेरे नाम, 2 राम है, बिल्कुल, पहले नाम में और दूसरे नाम में। तो जयराम रमेश जी, अमर उजाला से हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपका, आपने समय दिया। और पहला सवाल सर, चूंकि आपने राम की बात कर दी है तो मैं सीधे रामनगरी अयोध्या चल देता हूँ। आऊंगा, पार्टी पर भी आऊंगा, तमाम विषयों पर भी आऊंगा। ये जो सब हो रहा है उसको लेकर काफी कुछ आपने बोला है, राहुल जी ने भी बोला है, कैसे देख रहे हैं ये चंदा चोरी है, ये तो बिल्कुल साफ हो गया है, चंदा चोरी है। राम के नाम इन्होंने चंदा इकट्ठा किया है और एक संस्था बनाई थी, एक ट्रस्ट बनाया गया था। पूरी जानकारी आरएसएस के पास थी, प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी थी, गृह मंत्री को पूरी जानकारी थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी थी, और उनकी आंखों के सामने, नाक के नीचे ये सब घोटाले हुए हैं। तो जैसा कि मेरे सहयोगी प्रमोद तिवारी जी ने कहा, 2 साल पहले बहस के संदर्भ में राज्यसभा में, उन्होंने ये कहा सीधे बीजेपी के सदस्यों को देखकर कि देखिए, हम राम के पुजारी हैं और आप राम के व्यापारी हैं। पर इनको राम के व्यापारी भी कहना आज के दिन में मुश्किल है, क्योंकि ये राम के नाम इन्होंने घोटाला किया है। आपको याद होगा 1971 में एक बड़ा मशहूर फिल्म आया था, हरे रामा हरे कृष्णा। देवानंद उसके हीरो थे और एक गाना गाते हैं वो, देखो ओ दीवानो, ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। तो मुझे वो ये याद आता है, देखो हो बीजेपी वालों, ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। राम का नाम ही तो बदनाम हुआ है। अच्छा, बीजेपी इस पर एक उल्टा काउंटर कर रही, कह रही कि एक ट्रस्ट है, उसमें चोर है, वो पकड़े जाएंगे, परंतु वो लोग जो कभी राम के अस्तित्व को मानते नहीं थे, वो लोग जो कभी राम मंदिर नहीं गए, वो उनको बोलने का हक नहीं। कुछ इस तरीके की बातें आ रही हैं। मेरे घर के बगल में एक राम मंदिर है, 45 साल से मैं जा रहा हूँ, और ये कौन होते हैं मुझे सर्टिफिकेट देने के, राम मंदिर जाने की सर्टिफिकेट? वो ही राम मंदिर को जाऊँ तो मैं हिंदू हूँ। मैं तो 45 साल से राम मंदिर मेरे घर के बगल में है। मेरे नाम में 2 राम है, मैंने आप ही ने कहा, पहले नाम में राम है, दूसरे नाम में भी राम है। देखिए, ये सब इनके राम के नाम इन्होंने राजनीति की है, राम के नाम इन्होंने सत्ता हासिल की है, दंगे हुए, ठीक है, वो सब इतिहास छोड़ दीजिए। आज ये ट्रस्ट किसने बनाया?
ये नाम किसके सहमति से इन ट्रस्ट में शामिल किए गए? क्या प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं थी? क्यों गृह मंत्री की जानकारी नहीं थी? अरे ये दुनिया भर की बातों पर ये टिप्पणी करते हैं, अपने आप को विश्वगुरु कहलाते हैं। अभी विश्वगुरु करना उन्होंने थोड़ा कम कर दिया, अभी विश्वबंधु बोल रहे हैं, पर विश्वबंधु को भी ये जानकारी थी। तो ये बिल्कुल आंखों के सामने धोखा हुआ है, चंदा चोरी हुआ है, चालाकी के साथ चंदा चोरी हुआ है, तो उसका हिसाब देना जरूरी है। जो कार्रवाई करना है करिए, कीजिए, तुरंत कीजिए। और प्रधानमंत्री चुप क्यों है? अरे चीन को क्लीन चिट देते हैं 19 जून 2020 को, चीन को उन्होंने क्लीन चिट तो दिया ना। 20 हमारे जवान शहीद हुए और उसको नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने कह दिया कि कोई घुसकर नहीं आया है और न कोई हमारे ज़मीन पर बैठा हुआ है। ये सार्वजनिक मीटिंग में उन्होंने कहा, क्लीन चिट दिया। चीन को क्लीन चिट दे सकते हैं तो इस घोटाले पर क्यों नहीं कुछ कहते? मध्य प्रदेश के घोटाले पर क्यों नहीं कहते कुछ? एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। 6 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अरुणाचल मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए कि 10 साल से जो ठेके दिए गए हैं, वो पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं, करीब 1200 करोड़ के ठेके हैं, उनके परिवार के सदस्यों को गया है। और उन्होंने कहा 6 अप्रैल 2026 को कि सीबीआई जांच कराना चाहिए, ज़रूरी है, और उन्होंने आदेश दिया। आज भी वो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, आज भी वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। सारे फाइल जो सुप्रीम कोर्ट जांच कराना चाहती है उनके हाथ में है, उनके कलमारा में है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्य के खिलाफ जो जानकारी आई है, जिस विस्तार से जानकारी आई है उनके खेती घोटाले को लेकर, जमीन घोटाले को लेकर, उस पर प्रधानमंत्री चुप, गृह मंत्री चुप। राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर जो घोटाले हैं उस पर चुप्पी। इसके लिए किसके सीधे अगर मैं आपसे पूछूं कि वहां पर चंपत राय हैं, वहां पर जो है सीधे जिम्मेदार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। पर वो तो ट्रस्ट में, अरे क्या कहते हैं, ट्रस्ट उन्होंने ही तो बनाया। कितने ट्रस्ट बनाए? उन कंस्ट्रक्शन, उस निर्माण, मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। उन्हीं के तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे मिश्रा जी, बड़े वरिष्ठ IAS अफसर हैं, यूपी के काडर के अफसर रहे हैं, तो उनको उसका अध्यक्ष बनाया। क्या इन सभी लोगों को कोई जानकारी नहीं थी? क्या आपने कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया था? सबकी जन्म पत्री लेते हैं, सबकी खुफिया एजेंसी के द्वारा सबको रिपोर्ट हासिल करते हैं। क्या इन ट्रस्ट के सदस्यों पर आपने कुछ जानकारी नहीं हासिल की? क्या होना चाहिए जयराम जी? जैसा मैं अब ये राम मंदिर के जो मसले पर मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं जो दूसरे विषय हैं, लेकिन जो सीबीआई इंक्वायरी हो, एक सुप्रीम कोर्ट जज को लेकर इंक्वायरी हो, जो लोग गिरफ्तार किए गए, अभी FIR रजिस्टर हुआ है लोगों के दबाव में आकर, क्योंकि बीजेपी भी उन पर अभी सवाल उठाए जा रहे हैं ना। बीजेपी के मंदिर के नाम पर तो आपको सत्ता मिल गया जी। आपने पिछले 35 साल में वो अभियान चलाया, सोमनाथ से लेकर अयोध्या यात्रा, तो आप सत्ता में आए, तो अब तो कुछ करिए। तो देखिए, जिम्मेदारी इनकी है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं। मन की बात क्यों नहीं बोलते हैं इसके ऊपर? और सभी दुनिया भर की बातों पर मन की बात बोलते हैं, इस पर क्यों नहीं बोलते कुछ? बड़ा गंभीर मसला है। चलिए, मैं चूंकि आस्था पर एक कलंक लगा है ना, आस्था पर एक चोट है। लोगों की आस्था, लाखों लोग ने चंदा दिया है, कोई दबाव से चंदा नहीं दिया। हालांकि कभी कभी सभी अफसरों को कभी कहा गया था, मजबूरी करके कहा गया कि आपको चंदा देना जरूरी है, पर कई लोगों ने अपने मन मर्जी चंदा दिया। मैं जानता हूं कई लोगों को, उन्होंने चंदा दिया। जयराम जी, कई बार क्या होता है कि एक चंदा चोरी, बिल्कुल चंदा। देखिए, 3 चोरियां हो रही हैं हमारे देश में। एक तो वोट चोरी, दूसरा सीट चोरी, जो मध्य प्रदेश में हुआ हमारे मीनाक्षी नटराजन को लेकर, सीट चोरी, अभी चंदा चोरी। तो वोट चोरी, सीट चोरी, चंदा चोरी, तो तीनों ही चोरियों में आपके हिसाब से सक्सेस है वो? कुछ लोकतंत्र में कोई कुछ कर नहीं पा रहा, ना विपक्ष, ना कोई प्रेशर ग्रुप कुछ काम नहीं कर पा रहे। हमारे हाथ में जो है, हम कर रहे हैं, जो हम मुद्दा उठा रहे हैं, यात्राएं निकलवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं, पर इलेक्शन कमीशन में मिलना नहीं चाहता।
आप गए तो थे शायद ज्ञानेश कुमार से मिलने, हम मुझे एक बारी गए तो गए थे मीनाक्षी नटराजन के केस को लेकर, जहां सीट चोरी हुई है। बस सुना, उन्होंने सुना, कुछ कहा नहीं। बस कोर्ट में भी गए थे आप? हम कोर्ट में भी गया था, और वहाँ कोर्ट से ने भी कहा कुछ ये इलेक्शन कमीशन इस पर तय करेगा। इलेक्शन कमीशन ने चुप्पी नहीं तोड़ी, क्योंकि तब तक वो बीजेपी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करना ही था। तो मीनाक्षी नटराजन की जब बात आती है जयराम जी, तो ये मामला आपको नहीं लगता ब्लैक शीप्स जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी है? नहीं, ये जानकारी सारी नहीं, चीजें बिल्कुल नहीं, कोई ब्लैक शीप का मामला नहीं है। बीजेपी का प्रचार चल रहा है कि जो मध्य प्रदेश में हुआ सीट चोरी, ये कोई हमारे ही ब्लैक शीप के कारण हुआ, बिल्कुल गलत है। वो रिटर्निंग ऑफिसर को जो आदेश देना था, उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने उनको कहा ये आदेश दीजिए, और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल चुप था आखिरी वक्त तक, तब वो निर्वाचित घोषित किए गए। तो आपको लगता है कि मतलब इसमें कांग्रेस के किसी व्यक्ति नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी कोई कमजोरी नहीं थी। ये हमारे वोट, हमारे सीट छीना गया, क्योंकि जयराम जी ये सवाल हमारे 3 अतिरिक्त वोट भी थे, 3 अतिरिक्त हमारे एक्स्ट्रा वोट भी था जी। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं लंबे समय से, जब से 2005 के बाद से मैं कहूँ, जब से राहुल गांधी जी का आविर्भाव धीरे धीरे जब से उनकी सक्रियता बढ़ी, तब से हम लोग, आपको याद होगा सरकार थी तब भी ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड ये डिबेट चलती रहती थी, तो वहां पर भी ओल्ड गार्ड नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल पर वास्तविक है। युवा नेता है, वरिष्ठ नेता है, नहीं ओल्ड गार्ड न्यू गार्ड कुछ नहीं है। वो बिल्कुल वो डबल इंजन सरकार है, गार्ड नहीं है। यहाँ की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार दोनों की मिली भगत थी कि किसी भी हालत में मीनाक्षी नटराजन को हराओ, क्योंकि हमको एक एक्स्ट्रा सीट मिलने वाला था वहाँ। देखिए, जब एक व्यक्ति हर पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं, टीएमसी को तोड़ा, और क्या हुआ, टीएमसी के 20 सांसदों को कहाँ भर्ती करवाया? 3 साल पहले एक पार्टी की स्थापना होती है, वो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, नेशनल क्या है, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। वो आज एनडीए का दूसरा बड़ा घटक दल बन गया है। चंद्रबाबू जी जो नायडू जी जो दूसरे नंबर पर थे, अभी तीसरे नंबर पर गिरे हैं, और नीतीश बाबू जो तीसरे नंबर पर थे, चौथे नंबर पर जा गिरे हैं, और दूसरे नंबर पर बैठा हुआ है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। 3 साल पहले बनाया गया वो पार्टी। अच्छा, वो सिटीजन उसके बाद शिवसेना को भी तोड़ने में लगे हुए हैं। देखिए, असली बात क्या है मैं आपको बता दूं, 17 अप्रैल को इनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई गृह मंत्री की, जो स्वयंभू चाणक्य हैं, अपने आप को चाणक्य कहलवाते हैं, सबसे मीडिया में खेती करते हैं, चाणक्य 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 का जपो, चाणक्य नाम का जपो। 17 अप्रैल को क्या कहा उन्होंने? प्रधानमंत्री को तो कह दिया था मैं आपको 2/3 बहुमत ला दूंगा, परिसीमन विधेयक पारित हो जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक पास हो जाएगा। क्या हुआ? उनको 352 वोट मिलने थे, जरूरत 352 मिलना था 2/3 बहुमत के लिए, उनको 298 मिला, यानी 54 वोट कम पड़े। विपक्ष की एकता और एकजुटता के कारण बेइज्जती हुई, नाराजगी उनके चेहरे में, प्रधानमंत्री के चेहरे में कोई उम्मीद नहीं थी। वो सब मानकर चल रहे थे कि ये पारित होने वाला है, परिसीमन होने वाला है। हालांकि नाम दिया था महिला आरक्षण, पर असली मकसद था परिसीमन, ताकि संविधान को बदले। उस हार के कारण वो बदला ले रहे हैं, सभी पार्टी को तोड़ रहे हैं कि किसी भी हालत में मुझे 350 पहुंचना है। तो मुझे लग रहा है वो फिर सफल नहीं, अभी तो 324 है। इन्होंने टीएमसी तोड़ा, शिवसेना तोड़ा, 324 है। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, वो विधेयक लाए, उनको 2/3 बहुमत मिलने वाला नहीं है। और कितनी पार्टी तोड़ेंगे? समाजवादी को तोड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी को तोड़ेंगे, किन पार्टी को तोड़ेंगे? सब लोग एकजुट हैं। अभी 23 पार्टी जिसमें डीएमके भी शामिल है और आम आदमी पार्टी भी शामिल है। आज सुबह हाँ, डीएमके भी शामिल है। आपसे नाराज है? नहीं, नाराजगी है, पर उन्होंने जो खत 23 पार्टियों ने, और निर्दलीय एक इंडिपेंडेंट मेंबर है कपिल सिब्बल जी, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक खत लिखा है एसआईआर को लेकर और इलेक्शन चुनाव आयोग को लेकर, उसमें हस्ताक्षर डीएमके के नेता और आम आदमी नेताओं का भी है। तो वो परिसीमन बिल लाएंगे, वो एक बार और खूब, जैसा कि कहा गया ना, एक धक्का और, एक प्रयास और करेंगे, पर इनको
2/3 बहुमत मिलने वाला नहीं है लोकसभा में। हाँ, राज्यसभा में 2/3 बहुमत की ओर चल रहे हैं, 3-4 कम होंगे, पर लोकसभा में मिलना जरूरी है ना। ये अलग अलग तो डीएमके के भी 22 है। नहीं, डीएमके ने तो इसका बिल्कुल बड़े दमदार तरीके से, जोरदार तरीके से उन्होंने विरोध किया 17 अप्रैल को, और कुछ उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। जयराम जी, विरोध का दरअसल क्या होता है कि मैं कई बार तमाम विपक्षी दलों को, मैं देखिए इस मामले में मैं कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, कांग्रेस लगातार मुख्य विपक्षी दल है, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जो प्रहार कर रहे हैं सब कर रहे हैं, दूसरे विषयों पर हम चर्चा कर सकते हैं, वो लगातार अड़ी हुई है, लेकिन जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, खासतौर से जितने आपके सहयोगी हैं, किसी के साथ भी आप पूरी तरीके से मुतमईन होकर ये नहीं कह सकते कि ये अगली बार वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि समय समय पर 17 अप्रैल को जो हुआ जी अभूतपूर्व चीज हुआ। 12 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसी बुरी हार मोदी सरकार को भुगतनी पड़ी उस दिन 17 तारीख। पर जयराम जी, ये तो मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे शनै शनै वो उसी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। गजह चलती शनई ही बात सही है। धीरे धीरे उन्होंने टीएमसी को तोड़ा, उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, और कई पार्टियों को तोड़ने में लगे हुए। आप कहते हैं तो ये जो टूट रहे हैं इनकी कोई गलती नहीं, इनकी कोई नैतिकता नहीं है, इनका कोई मोरल नहीं है। क्या क्या वो बहलार कर उनको तोड़ रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं। ये म्यूचुअल फंड आप तो नहीं टूटे नहीं, क्योंकि हम उनके बहकावे में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा साफ है। पर ये लोग क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के माफिक डेफर्ड बेनिफिट प्लान भी है। आज भी आपको बेनिफिट मिलेगा, बाद में भी बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या कुछ भी कह सकते हैं ना। क्या क्या जो इंसेंटिव दे रहे हैं, मैं और कोई शब्द नहीं कहना चाहता हूं, पर ये दबाव है ना। और इनकी जांच की एजेंसियां भी हैं। अरे हम आज देखें ना, जब वो हमारे साथ थे यूपीए सरकार में, उनको कहा गया सीबीआई, ईडी, क्या क्या ये उनके खिलाफ सीएजी रिपोर्ट, क्या क्या नहीं आरोप लगाए बीजेपी ने। आज वो बीजेपी में शामिल हो गए, सब लोग चुप, नो केस। एयर इंडिया मिसाल है, जब तक प्रफुल्ल पटेल जी हमारे साथ थे वो दागी थे, अभी वो बीजेपी में शामिल हो गए, वो जयराम जी मैं उल्टा सवाल पूछता हूं। बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाकर साफ सुथरे आ गए, ऐसे बिल्कुल सफेद। नहीं, मैं यही उल्टा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रफुल्ल पटेल जी जब आपके साथ थे तब वो साफ थे और अब खराब हो गए, क्या कहेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो गलत इल्जाम लगाए गए थे ना तब, वो सीएजी की रिपोर्ट देखिए। सीएजी को माफी मांगना पड़ा 2G को लेकर, कोयले घोटाले को लेकर। कुछ क्या साबित हुआ? वो सीएजी, ये सीएजी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे, ये सब एक माहौल बनाया ना। किसने माहौल बनाया? इसके सूत्रधार कौन थे? सूत्रधार तो आरएसएस और बीजेपी था। चलिए, अच्छा, आप अभी नेशनल सिटीजन पार्टी की बात कर रहे थे, जो सबसे बड़ा दूसरा दल दूसरा घटक दल बन गया इंडिया का। लेकिन एक नेशनल वो एक कॉकरोच पार्टी भी आ गई थी, उसके समर्थन में भी आप लोग दिखाई पड़ रहे थे, तो इस तरीके की चीजें ठीक है। युवाओं की नाराजगी है नीट को लेकर, सीबीएसई को लेकर, इसीलिए राहुल जी ने भी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी युवा जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम अभियान है, पहले कोटा में शुरू हुआ, अभी प्रयागराज, पटना और दिल्ली में आएगा, और जो सवाल उठा रहे हैं नीट को लेकर, सीबीएसई को लेकर, शिक्षा प्रणाली को लेकर, परीक्षा प्रणाली को लेकर, वो सवाल उठा रहे हैं। कॉकरोच पार्टी के जो कॉकरोच पार्टी को उभर कर आई अचानक सोशल मीडिया में, अभी लोग चिंतित हैं, लोगों की नाराजगी है, फ्रस्ट्रेशन है युवाओं की। यही जयराम जी मैं दरअसल समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपको लगता नहीं कि जो मुख्य राजनीतिक दल है, जो जमीनी दल है, ये उनके ऊपर एक स्टेटमेंट है कि आप उनकी युवाओं की आवाज शायद उस तरीके से नहीं उठा पा रहे, इसलिए युवा आ रहे सामने। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे लोकतंत्र में जो हमारे स्तंभ है, राजनीतिक दल ही स्तंभ है। राजनीतिक दल को ही, या विपक्ष में हो या सत्ता में हो, जो अभी आज हम विपक्ष में हैं, पहले हम सत्ता में थे, पर जो लोकतंत्र में मुद्दे उठाए जाते हैं वो राजनीतिक दलों के द्वारा उठाए जाते हैं ना। मूवमेंट आते हैं, मूवमेंट जाते हैं। जेपी मूवमेंट था, ये अन्ना हजारे ने कुछ एक मूवमेंट था। ये मूवमेंट अपनी विशेषता है, उनकी जगह विशेषता है, अपनी स्थान में है, पर मुख्य स्तंभ जो है, जो
हमारे प्रणाली को ऑक्सीजन देता है ना, वो राजनीतिक पार्टी के द्वारा ही दिया जाता है। यही में ये चिंताजनक नहीं है कि इस तरीके इसीलिए से तो छात्रों की गूंज अभियान राहुल जी ने निकाला है। पहले तो भारत जोड़ो यात्रा का आपने जिक्र किया। नहीं, आपने भारत जोड़ो यात्रा के, मैं यहीं पर पहले रुकूंगा। भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छा नाम आपने और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी आया। 2 यात्राएं हुई, एक तो कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक और दूसरा मणिपुर से लेकर मुंबई तक। तो ये 2 यात्राएं, उसका मकसद क्या था? मकसद यही था ना कि यात्राओं के द्वारा हम लोगों की जो चिंता है, लोगों की मन में जो ये आशंकाएं हैं, जो चिंताएं हैं, जो चाहते हैं, वो सरकार तक हम पहुंचाएं। हम उन मुद्दों को उजागर करें, उन मुद्दों को लेकर हमारे एजेंडा में हम शामिल करें। जो आप हमारा मैनिफेस्टो देखें, जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके लिए हमने जो 5 न्याय के वादे किए थे, वो तो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से निकला। और मैं आप एक बार और बता दूं, क्योंकि मीडिया में इस बात का कभी जिक्र नहीं होता है। बार बार नरेंद्र मोदी अपने आप को पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ तुलना करते रहते हैं। वो कहते हैं लगातार 3 चुनाव जीते हैं, जो उनके ढंडोरा पीटते हैं, जो उनकी वकालत हमेशा सोशल मीडिया में करते हैं। कहते 3 बार रिकॉर्ड है। पंडित नेहरू ने भी 3, पहले 1952, 57 और 1962 3 चुनाव चुने थे। 3 बार प्रधानमंत्री हुए थे, चुने हुए हमारे जनरल इलेक्शन द्वारा। पर कभी वो बहुमत, हमेशा भारी बहुमत से वो जीते। 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीट मिले थे? 240 सीटें मिले थे। मांग 400 पार का था और 240 सीटें मिले। और प्रधानमंत्री ने बीजेपी के संसदीय दल को बुलाया ही नहीं। वो एनडीए के पार्लियामेंट्री पार्टी से उनको इम्प्रिंट मिला, उनसे अधिकार मिला और वो जाके प्रधानमंत्री बन गए। और कहते हैं मैं रिकॉर्ड 3 बार प्रधानमंत्री हूँ। तीसरे बार तो आप माइनॉरिटी प्रधानमंत्री हैं। चंद्रबाबू नायडू के समर्थन के बिना और नीतीश कुमार के समर्थन के बिना आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। पर ये कोई नई बात नहीं है। हरदनल्ली देवगौड़ा, आप चंद्रशेखर जी की बात कर लीजिए, एवन राव साहब से बात कर लीजिए, मनमोहन सिंह, सब बने थे। ये आज क्या है फर्क? क्या फर्क? यही है क्योंकि प्रधानमंत्री अपने आप को, अरे खुद उन्हीं की भाषा जो इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने मेरे ख्याल में टीवी का इंटरव्यू दिया था 25 या 26 अप्रैल 2024 को, जब चुनाव प्रचार चल रहा था। अपने आप को मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति हूँ। तो ये उनके शब्द हैं, क्योंकि वो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हैं। मैं उन्हीं को ये ऐना दिखा रहा हूँ कि तीसरी बार आपको 400 सीट नहीं मिले, आपको 272 भी नहीं मिला, आपको सिर्फ 240 मिले थे। आप एक माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा जयराम, जब थोड़ा सा मैं राहुल गांधी जी पर आता हूँ, क्योंकि देखिए राहुल गांधी जी के अगर मैं तमाम दौरों की बात करूँ, जो दौर उनके जीवन के रहे, उस हर दौर के आप साक्षी रहे और उनके साथ में, चाहे वो मंत्रिमंडल में हो, चाहे संगठन में हो, और चाहे सलाहकार के रूप में रहो या मित्र के रूप में, आप लगातार उनके साथ रहे। सलाहकार, मैं एक संगठन का प्रभारी हूँ। ठीक है, मैं उनके साथ काम करता हूँ। आपकी विनम्रता है, वो हमारे नेता हैं। नहीं, जन्नत की हकीकत सब जानते हैं, लेकिन चलिए नेता वो सभी की बात सुनते हैं। कोई विशेष सलाहकार नहीं हूँ। ठीक है, मैं सलाह देते रहता हूँ, जब सलाह मांगी जाती है मैं देता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि पहला सवाल तो ये कि राहुल गांधी जी को मैं अगर 2004 के बाद से आज 2026 में देखूं, तो तब से और आज में परिवर्तन आप क्या देखते हैं? राहुल गांधी एक शख्सियत के तौर पे, एक नेता के तौर पे, एक संगठनकर्ता के तौर पे, और उनकी सोच में क्या परिवर्तन आया? देखिए, विचारधारा में उन सोच बिल्कुल साफ है, नीयत बिल्कुल साफ है, वो सब जानते हैं। पर विचारधारा में उनकी जो क्लैरिटी है, वो क्लैरिटी लाना चाहते हैं। संगठन में, राजनीति में वो अपने आप को समझते, वो उनका मकसद ये है, सिर्फ सत्ता हासिल करना उनका मकसद नहीं है। हालांकि बात सही है कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगी, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, वो सब सही है। पर वो हमेशा कहते हैं सिर्फ सत्ता हासिल करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। हमेशा भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए तो निकाला गया था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी इसीलिए तो निकाला गया था। और यात्रा के समय रोज जब वो बोलते थे, छोटे छोटे जो जन सभाओं को वो संबोधित करते थे, वो हमेशा कहते थे कि ये विचारधारा की लड़ाई है।
और क्या विचारधारा है? सामाजिक न्याय की विचारधारा है, आर्थिक विषमताओं को खत्म करने के लिए जो विचारधारा की ज़रूरत है उस विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हम ये विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो 20 साल हो गए हैं वो सांसद बने, अभी तो एलओपी नेता प्रतिपक्ष तो बिल्कुल पिछले 2 साल से ही है, पर जो आक्रामक ढंग से स्पष्ट तरीके से और सीधा वो जवाब मांगते हैं, सीधा सवाल करते हैं, सीधा आक्रमण करते हैं, प्रधानमंत्री से पूछते हैं, रक्षा मंत्री से पूछते हैं, गृह मंत्री से पूछते हैं, उनमें कोई दोहरे मापदंड नहीं है, कोई दोगलापन नहीं है, उनमें कोई दोगलापन नहीं है, बिल्कुल साफ व्यक्ति हैं। जो आप देखते हैं वही वो व्यक्ति हैं, उनके पीछे और कोई व्यक्ति छुपा नहीं है। और मैं समझता हूँ भारत जोड़ो यात्रा के समय सबसे बड़ा योगदान भारत जोड़ो यात्रा का था कि मुझे लोग पूछते थे कि क्या ये नए राहुल गांधी हम देख रहे हैं? ऐसे नए राहुल गांधी नहीं देख रहे हैं, आप असली राहुल गांधी देख रहे हैं। अच्छा, असली राहुल गांधी, बिना मीडिया के फिल्टर, बिना सोशल मीडिया के फिल्टर, आप असली राहुल गांधी देख रहे हैं। और जो 140 दिन तक वो चला, करीब 4000 किलोमीटर यात्रा, उस समय नए राहुल गांधी नहीं, असली राहुल गांधी दिखाई दिए, और उसका नतीजा आपने 2024 के चुनाव में आपने देखा। तो जयराम जी, कई बार ऐसा लगता है कि वो राहुल गांधी जो लगातार, देखिए गांधी परिवार, विपक्ष कुछ भी कहे, विश्लेषण करने वाले पत्रकार कुछ भी कहें, लेकिन ये सच है कि वो ध्रुव है, न्यूक्लियस है, ये सच्चाई है। उसके इर्द गिर्द ही कांग्रेस की राजनीति घूमती है, इसमें भी कोई दो राय किसी को नहीं होनी चाहिए। वो राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री पद के सबसे मौलिक दावेदार माने जाते थे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भी होते थे, बीच बीच में हम लोग भी खबरें लिखते थे, मांगे उठती थी, कोई ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता था जिसमें राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की मांग ना उठती हो। कार्यकर्ताओं की भावना समझते थे। लेकिन अब धीरे धीरे वो राहुल गांधी गंभीर राजनीतिक से शासन करने वाले राजनीतिक के तुलना में या उसके कंट्रास्ट में कहूँ, आज की तारीख में आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, जो जैसे जेपी मूवमेंट या उस तरीके की चीजें जो हैं, कभी वो वीपी सिंह बनते दिखाई पड़ते हैं कि ये तोड़ो कारा तोड़ो की, मतलब तमाम वर्जनाएं तोड़ दो, तमाम मिथक तोड़ दो। तो ये जो परिवर्तन है, ये सत्ता से दूर रहने की वजह से परिवर्तन नहीं, ये परिवर्तन नहीं है। एक राहुल गांधी हैं आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, जो जनता के बीच में विचारधारा पहुंचाने वाले राहुल गांधी हैं, और एक राहुल गांधी जरूर हैं जो एक दल के नेता हैं, जो दल सत्ता में आना चाहती है। हम सन्यासी का संगठन तो नहीं है, हम तो कोई एनजीओ नहीं है, हम एक राजनीतिक दल हैं। हम सत्ता में थे, हम विपक्ष में हैं, और हम उम्मीद करते हैं हम सत्ता में आएंगे, और राहुल जी भी जानते हैं। पर ये दो राहुल गांधी हैं और दोनों मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई विरोधाभास है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। वो चाहते हैं कि मूवमेंट बने, और हमेशा कहते हैं, मैं कई बार मैंने उनको सुना है, यात्रा के समय, यात्रा के बाद, एक धारा जो है मूवमेंट, आंदोलन का धारा होता है, और दूसरा होता है संगठन का। तो संगठन और जो मूवमेंट है, आंदोलन है, दोनों का मिलन होना चाहिए। और मैं समझता हूँ राहुल गांधी में एक ऐसे नेता हैं जो सिर्फ संगठन से नहीं, संगठन चाहते हैं संगठन को मजबूत हो ताकि हम सत्ता की लड़ाई लड़ें, पर मूवमेंट को भी, मूवमेंट से हमें ऑक्सीजन मिले, हमें बूस्टर डोज मिले। और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज था, जो टर्निंग पॉइंट के रूप में बिल्कुल परिवर्तनकारी क्षण था वो हमारे पार्टी के लिए। मैं समझता हूँ हमारी राजनीति के लिए तो है ही, पर हमारे पार्टी के लिए नई जोश आई, वो क्या टर्निंग पॉइंट था, कैसे वो परिवर्तन आप व्याख्यायित करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? रोज 140 दिन, रोज 21-22 किलोमीटर चलना, लोगों से मिलना, लोगों को सुनना, तो ये बिल्कुल परिवर्तनकारी क्षण था। मुझे याद है 40 साल पहले चंद्रशेखर जी ने भी एक ऐसा यात्रा निकाली था, आपको याद होगा, और क्या दुनिया भर में हलचल मच, देश भर में हलचल मच, आपको याद होगा। आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी ने एक यात्रा निकाला था, YSR का भी यात्रा था, साथ में कवरेज तो ये बहुत परिवर्तनकारी क्षण था। और यात्राएं वैसे अडवाणी जी ने भी निकाली थी, यात्राएं अडवाणी जी ने भी निकाली थी, वो अलग सी यात्रा है, और वो नफरत की यात्रा थी,
नहीं, पर वो यात्रा हमेशा तो थी कहा ना। था, उन्होंने कहा था ना, इसीलिए तो उसी संदर्भ में तो कहा था, मैं मोहम्मद की दुकान नफरत के बाजार में खोल रहा हूँ। तो हाँ, वो भी उसको भी वो तो, पर वो एक था, वो टोयोटा मतलब यात्रा यात्राएं था, फलीभूत वो होती हैं, टोयोटा यात्रा था। पर यात्राएं फलीभूत होती हैं सुनिए, राजनीति वो में। टोयोटा रथ यात्रा था, ये पद यात्रा था। अडवाणी जी का पद यात्रा नहीं था, और अडवाणी जी की यात्रा का मकसद भी कुछ और था, वो विभाजनकारी यात्रा था। ये आंदोलनकारी लोगों को जोड़ने का इसका नाम जानबूझकर भारत जोड़ो यात्रा रखा गया इसी वजह से, पर क्योंकि हम जानते थे कि लोग तुलना करेंगे जो 1990 और 1951 में यात्रा निकाली गई है, अडवाणी जी ने जो यात्रा निकाली थी, कितनी विभाजनकारी निकली। नहीं, वैसे जो सबसे चर्चित यात्रा है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली भी है, जिसमें उनका बलिदान हुआ था, वहां पर कहा नहीं जाता नहीं, है। देखिए वो जेपी यात्रा भी है, जेपी जेपी मूवमेंट भी थे, चंद्रशेखर का मूवमेंट यात्रा भी था, कई यात्राएं हुई हैं। पर पिछले 20-30 साल में अगर आप देखें, भारत जोड़ो यात्रा का अपनी एक विशेष महत्व रखता है, उसका एक विशेष असर हुआ है हमारे पार्टी पर, हमारे राजनीति पर। तो जयराम जी, जो भारत जोड़ो यात्रा, मैं भी मानता हूं कि वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एक विश्लेषक के तौर पे। आप पार्टी संगठनकर्ता के तौर पे आप बिल्कुल, देख रहे हमारे होंगे, पार्टी लेकिन के मैं एक लिए। विश्लेषक के तौर पे मानता हूं कि राहुल गांधी की चाहे छवि हो, चाहे संगठन को लेकर हो, या सरकार के खिलाफ उनके बोलने का तरीका हो, वो एक अलग तरीके का उन्होंने जन विश्वास पाया। उसमें आलोचनाएं अपनी जगह हो सकती, लेकिन वो एक फलीभूत हुई। परंतु वो जो मोमेंटम था 2024 में, जो मोदी सरकार नहीं पा पाई सत्ता, अपनी पूर्ण बहुमत से नहीं पा पाई तीसरी बार, उसके बाद फिर पहले हरियाणा होता है, फिर महाराष्ट्र होता है, पश्चिम बंगाल का भी किला धराशायी हो जाता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी शक्ति अर्जित करते हुए दिखाई पड़ क्योंकि रही कब से विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी को एक नया घटक दल मिल गया ना, एक एलाइड कोalition पार्टनर मिल गया कौन? 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हम तो लड़ रहे थे न केवल बीजेपी के खिलाफ, पर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों, हरियाणा में देखें, महाराष्ट्र में देखें, दिल्ली में देखें, बिहार में देखें। तो केरल की जीत क्या है, नहीं, झारखंड की देखिए, जीत क्या है, तमिलनाडु की जीत जहां, क्या है? हाँ, आपने सही सवाल पूछा, सही सवाल, मैं आपको जवाब दूंगा। जहां बीजेपी को कोई गुंजाइश नहीं है सत्ता आने की, वहां ये खेल तो नहीं झारखंड में तो थी गुंजाइश, वो सत्ता में रह चुके हैं। केरल मैंने मान लिया, देखिए, तमिलनाडु मान लिया। नहीं, तमिलनाडु में क्या गुंजाइश थी सत्ता में नहीं, मैं आने तो की? कह रहा हूँ झारखंड में तो थी। केरला में तो कुछ नहीं थी, बिल्कुल, मैंने केरला में कुछ नहीं थी। हम्म। तो झारखंड में भी खूब कोशिश प्रयास की, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं की, पर पश्चिम बंगाल देखिए, हरियाणा देखिए, महाराष्ट्र पश्चिम देखिए, बंगाल में आप मानते हैं कि वोट चोरी की है? 27 लाख मतदाताओं को हटाया गया वोटर सूची से, 27 लाख। तो ये मान के चला जाए जितने हटाए गए सारे, मतलब जो है बीजेपी के विपक्ष में थे, या मतलब कांग्रेस के ना होते साथ में, उसमें कुछ कांग्रेस के भी तो मैं होते हैं। पश्चिम सब बंगाल में ममता के मैं ना नहीं होते कह ना। रहा हूं कि ये नहीं होता, कांग्रेस सत्ता में आती, बट टीएमसी जरूर सत्ता में आती, महाराष्ट्र में हम सत्ता में आते, बिहार में आरजेडी सत्ता में आती, बिल्कुल। हरियाणा में तो, अरे आखिरी वक्त तक आप लोग सब कह रहे थे ये क्या हो गया हरियाणा में, सब लोग सभी चौंके, कोई किसी ने उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी हारने वाली है तो जयराम जी, हरियाणा में, हरियाणा की बात कर रहा हूँ। और महाराष्ट्र में भी देखिए ना, महाराष्ट्र की लोकसभा चुनाव देखिए और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव देखिए, इनकी रणनीति 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद बदल गई। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की पूरी रणनीति बदल गई, क्योंकि वो जानते थे कि अगर सही ढंग से चुनाव होगा तो उनको बहुमत मिलने वाली नहीं है, वो इतिहास बन गए। तो इसीलिए उन्होंने ये खेल खेला, इलेक्शन कमीशन को लेकर एसआईआर की शुरुआत की, और जो सब घपले हुए हैं चुनाव प्रणाली में, ईवीएम को छोड़िए, इलेक्टोरल रोल को लेकर जिस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन हुआ बिहार में, आप महिलाओं के लिए कार्यक्रम की घोषणा करते हैं जब आचार संहिता लागू है। तो ये मैं हमारे संगठनों में भी कमी है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि हमारे संगठन या प्रचार में कमियां थी, बिल्कुल थी, पर मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि हमें हरवाया गया। हरियाणा में हरवाया गया, महाराष्ट्र में हरवाया गया, पश्चिम बंगाल और बिहार में हम मुख्य प्लेयर नहीं थे, जो सत्ता मुख्य दावेदार थे उनको हरवाया गया।
दिल्ली में हरवाया गया। जयराम जी, कई बार जब इलेक्शन कमीशन और जो वोट चोरी की जब बातें होती हैं, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि जो संगठन के जो असली मुद्दे, अगर मैं हरियाणा की बात करूं क्योंकि दिल्ली के बिल्कुल बगल में ही है, और वहां पर जिस तरीके से अभी भी मतलब आप देख रहे अगर हैं ना आप कि बोल ठीक रहे, ठाक चल अगर रहा है। आप पूछ रहे हैं कि क्या हर बूथ पर हम उपस्थित हैं, हम मजबूत हैं, मैं पहला व्यक्ति हूँ स्वीकार करने के लिए कि हमें और इस पर और मजबूत होने की आपसी जरूरत वितर्क, है। हाथ इसीलिए लड़ाई। सृजन, हाँ, या आपसी लड़ाई हमेशा रही है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में अलग अलग विचार के लोग हैं। आपसी, इसको आप आपसी लड़ाई देखते हैं। मैं, ये अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग आते हैं, अलग विचारधारा के लोग आते हैं। क्योंकि आपने कहा ना, कांग्रेस एक जमाने में पार्टी नहीं हुआ करता था, कांग्रेस एक मूवमेंट था, और वो मूवमेंट पार्टी बना, सत्ता का पार्टी बन गया। हम विपक्ष में नहीं थे, तो हम विपक्ष में रहना सीख रहे हैं। हम लंबे समय तक हम सत्ता में थे, अभी पहली बार हम 12 साल में हम विपक्ष में हैं, और कई राज्यों में तो हम 30-35 साल हो गए हम विपक्ष में रहे। तो हम सीख रहे हैं, पर इसीलिए तो संगठन सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ज़िले के स्तर पर जो अध्यक्ष चुने जा रहे हैं और जो काम कर रहे हैं अभी, उनको और सशक्त और मजबूत बनाया जा रहा है। हर बूथ पर हमारी मौजूदगी होनी चाहिए, ये बात सही है। पर डोर टू डोर कैंपेनिंग होना ज़रूरी है। जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि अगर हम पार्टी को जिताएंगे, हमको भी कुछ होगा, हम भी योगदान करेंगे। ये सब सही है, पर जो बड़ा पिक्चर है, जो बिग पिक्चर है, जो खेल खेला जा रहा है, वो इलेक्शन कमीशन द्वारा, मैं समझता हूँ, अगर आप मुझे पूछें क्या मुख्य कारण है, पहला मुख्य कारण होगा हमें इलेक्शन, हम हारे नहीं, हमें हरवाया गया। चलिए, अच्छा, पश्चिम बंगाल पे ममता बनर्जी जो है अभी आई थी, जिस तरीके से वो सोनिया जी के साथ में जैसी उनकी मुलाकात रही, बहुत बार वो मुलाकात व्यक्तिगत थी। मुलाकात, जी, व्यक्तिगत मुलाकात थी। व्यक्तिगत, उसमें कोई लेकिन मर्जर विर्जर की कोई बात नहीं। दरअसल जो बातें मीडिया चल में नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने उसका, उस समाज खबर का मैंने खुद खंडन किया कि नहीं, वो 40 साल से, देखिए आप, 1984 में ममता बनर्जी को कौन जानता था? कोई जानता नहीं था, युवा नेता थी। और राजीव गांधी ने कहा इनको सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ जादवपुर से लड़ाओ, कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार बनी, बहुत भारी बहुमत से जीती, नेता के रूप में उभर कर आई। कांग्रेस का ही मूल है ना उनका। कांग्रेस, हाँ, ये व्यक्तिगत रिश्ता है। तो तृणमूल ही, वाकई तृणमूल ही बचा है। तृणमूल कांग्रेस ही तो है। मूल में तो वापस नहीं लौटना है। नहीं, कोई मर्जर की बात अच्छा, अगर वो आना चाहें और नहीं, आपको वो लगता तो है, वो और सोनिया जी और राहुल जी और खड़गे जी के बीच में है। पर जो मैंने कहा ना, मैंने उस खबर का बिल्कुल तत्काल ही मैंने उसका खंडन किया। मर्जर की कोई बात नहीं, और वो इंडिया जनबंधन का एक हिस्सा है, वो बात करती रहती है। और उनका रिश्ता जो सोनिया जी से है, एक व्यक्तिगत रिश्ता है, एक विशेष रिश्ता है। सोनिया जी से तो उनका रिश्ता है, लेकिन उनका राहुल जी से भी रिश्ता है। जब राहुल जी को नेतृत्व की बात की जाती थी, तो ममता बनर्जी उससे कन्नी काट कर निकल जाती थी। जब भी खास तौर से होता था कि यूपीए का चेहरा कौन हो। अब क्या स्थिति अभी है? अलग अलग, अभी देखिए, बड़ी चुनौती है उनकी सामने। 28 सांसदों से 20 सांसद जाना, जो बीजेपी भगा कर ले गई है, अनरिकग्नाइज्ड पार्टी को शामिल कर दिए नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में, वो तो बड़ी चुनौती है ममता जी के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, कैसे बचेंगी वो? आप बचाएंगे उनको? आक्रामक है वो, सड़क पर लड़ती सड़क है। कहाँ 2011 में कौन उम्मीद करता था? सड़क में तो अभी अभिषेक के खिलाफ लोग उतरे हुए हैं। देखिए, 34 साल तक वामपंथी पार्टियों की हुकूमत, 34 साल से वो चुनाव नहीं हारे थे। कोई मानने को तैयार नहीं था कि लेफ्ट फ्रंट हराया जा सकता है। उनको राइटर बिल्डिंग से उठा के फेंका गया, उनके ऊपर हमले हुए, उन पर अत्याचार हुआ, उन पर आक्रमण हुआ। मैं ये सवाल आपसे क्यों पूछ रहा हूँ जानते हैं? मुझे क्यों याद है? मुझे याद है, मैं इसलिए बार बार आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। ममता बनर्जी जब सत्ता में आई, तो मैं जब वहां था पश्चिम बंगाल में, तो मुझे, अब नाम नहीं ले सकता, एक बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने मुझसे कहा, बोले जब पिछली बार चुनाव में आई थी, तो उस समय आपको याद होगा, आप रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर होते थे, R&D मिनिस्टर होते थे, और जितनी योजनाएं आपने केंद्र से चलवाना शुरू किया ममता बनर्जी के सरकार बनने के बाद, और जितनी योजनाएं वहां पर गई, उसका नतीजा हुआ कि दूसरी बार ममता बनर्जी वहां पर बहुत सलीके से हैं और उन्होंने ठीक से यूज किया।
लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी ने कुल मिला के जो है मतलब कांग्रेस को ही जयराम कर दिया। नहीं नहीं, वो उनके ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे सुब्रतो मुखर्जी, जी, जी। वो कांग्रेस के एक बड़े जी, जी, नेता हुआ बिल्कुल। करते थे। और हाँ, ये बिल्कुल सही है, 2011 से लेकर 2014 के बीच में ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, या महिला स्वयं सहायता समूह हो, या मनरेगा हो, मनरेगा क्या पैसा दिया है, फेंका है आपने बिल्कुल। पश्चिम बंगाल नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं हमने हाँ, दिया, लेकिन पर जो सौर्य- कुछ मांगा गया, जो कुछ उनको मांग थी, जो चाहते थे, हमने पूरा किया। खास तौर से ग्रामीण, देखिए 3-4, पर कोई भेदभाव नहीं था। मैं आपको बताऊं, अगर आप ईमानदारी से नीतीश कुमार जी से पूछिए किस सरकार के कार्यकाल में आपको मैक्सिमम सहायता मिला, आपको कहेंगे मनमोहन सिंह जी की सरकार। क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने मुझे बुलाकर कहा, देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे इलाकों में आपको और जोर देने की ज़रूरत है, प्राथमिकता इन राज्यों में होनी चाहिए। और मैं उसी दृष्टिकोण से, उसी नज़रिए से मैं बिहार हर महीने 1-2 दिन जाया करता था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बिहार में रुका पड़ा हुआ था 6 साल से, उसकी शुरुआत की। जो महिला स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी का, यह हमारे समय शुरू हुआ। आजीविका कार्यक्रम हमारे मतलब समय। आपके समय में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर भी शुरू हुआ था, लेकिन आप क्रेडिट तो नहीं ले पाए ना उसका। राजनीतिक और ना फायदा बना हम पाए उठा उस नहीं तरीके, पाए। उस शायद उस तरीके से जमीन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो राजनीतिक पाया। फायदा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जी, जो डीबीटी, डीबीटी आधार मुझे अभी कार्ड। याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं था। तो हाँ, राजनीतिक फायदा हम उठा नहीं पाए, ये बात सही है। और राजनीतिक फायदा हम इसलिए नहीं उठा पाए क्योंकि हमारे संगठन की बहुत सारी कमियां थी। और जो आज हम उम्मीद कर रहे हैं, जो संगठन सृजन कार्यक्रम पिछले 1.5 साल से चल रहा है, और राहुल जी भी, खड़गे जी भी बहुत जोर दे रहे हैं, और एक नई पीढ़ी की लीडरशिप आ रही है ज़िले के स्तर पर, उनको और सशक्त बना रहे हैं ज़िले को। तो ज़िले के स्तर पर जो लीडर हैं, अध्यक्ष हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो अगले लोकसभा चुनाव हैं उसमें आप इसका नतीजा ज़रूर देखेंगे। जयराम जी, एक विश्लेषक के तौर पर मैं, चूंकि शायद कम पॉलिटिशियंस होंगे जिनसे मैं इस तरीके से बात कर पाऊंगा, जो इस तरीके से खुलकर बात कर पाते हैं, क्योंकि आमतौर पर अगर देखें तो कांग्रेस का जो सबसे ज्यादा नुकसान किया वो भाजपा से ज्यादा जो आपके आज की तारीख में सहयोगी हैं, जो आपके आज की तारीख में मुरीद होते दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे शिबू सोरेन के पुत्र उनकी हेमंत सोरेन की पार्टी हो, ये सारे लोग कांग्रेस से अलग होकर ही सब लोग गए थे, आज की तारीख में आपके साथ दिखाई पड़ रहे हैं। इन सबका छत्रपों का हारना विपक्ष के लिए तो नुकसानदेह है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे नहीं, पर कांग्रेस के हमारे लिए भी कई दरवाजे खोलते हैं ना। हम भी अभी तमिलनाडु हो, या पश्चिम बंगाल हो, या बिहार हो, अगर हमारा संगठन मजबूत है, अगर हम नए पीढ़ी को आकर्षित कर सकते हैं हमारे संगठन में, तो हमारे लिए नए मौके हैं। ये हमारे लिए एक नया मौका है। तो हमारे पार्टी को अपने ही पैरों पर खड़े होने के लिए जो क्षमता हमको चाहिए, वो आज हमें मौका मिल रहा है। बिहार में हो, पश्चिम बंगाल में हो, तमिलनाडु में, अलग अलग राज्यों में। आप जहाँ उत्तर प्रदेश का नाम ही नहीं ले रहे सर। उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश सबसे में, बड़ा राज्य। नहीं, सबसे उत्तर प्रदेश में भी कितने दौरे राहुल जी ने किए, कितने आपने किए उस समय, मुझे याद है। उत्तर प्रदेश में जो नतीजा निकला 2024 में, ये किसी को उम्मीद नहीं था, बीजेपी को भी यही उम्मीद नहीं था। पर बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि वो 70 सीटें लाएंगे, 60 सीट, कोई उनका सबसे न्यूनतम नंबर था 65 के नीचे हम नहीं जाएंगे। पर देखिए क्या हुआ उत्तर प्रदेश में। और जो हमारा गठबंधन था, जो समाजवादी, उस जीत के नायक अखिलेश है राहुल, सॉरी, उस जीत के नायक अखिलेश है राहुल। नहीं, वो अलायंस था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा था उत्तर प्रदेश, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हालांकि हम यहाँ से पूर्वी उत्तर प्रदेश से होकर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश आए, तो और भारत जोड़ो यात्रा के समय भी हम 4-5 दिन हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहे। पर दोनों हमारा गठबंधन बढ़िया हुआ था। और जो हमारा नैरेटिव था उत्तर प्रदेश में संविधान को लेकर, जो नैरेटिव राहुल जी और उसमें भी अखिलेश भी शामिल थे, उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारा गठबंधन था, जो इंडिया गठबंधन था उत्तर प्रदेश में, उस बड़ा ताकतवर गठबंधन था। उसका नतीजा देखिए ना,
जो नतीजा हुआ वो मैं किसी एक व्यक्ति को मैं श्रेय नहीं दे रहा हूँ, गठबंधन का है। राहुल जी का नेतृत्व, अखिलेश का नेतृत्व, और सबसे ऊपर नैरेटिव, जो हम नैरेटिव बना पाए, और ख़ास तौर से संविधान को लेकर जो नैरेटिव बना, मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ा कारण था उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का सफाई हो गया। दरअसल मैं जयराम जी इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि अब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के आने वाले हैं और वो राजनीति के नतीजे राजनीति की दशा दिशा बहुत तय करते हैं, बड़ा राज्य है इसलिए। तो अखिलेश यादव आप कह रहे हैं कि कम से कम लगातार सार्वजनिक तौर पे कई बार कह चुके हैं कि देखिए सीटें जो हैं मतलब इस हिसाब से हो जाएंगी कि जीते, मतलब शेयरिंग जो है उसको लेकर अभी से दबाव बनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस की तरफ से भी कुछ चीजें हुई हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं, मायावती से भी मिलाए थे, मिलने की कोशिश की थी। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं ये जो सीट फॉर्मूला हो, सीट शेयरिंग हो, पर अलायंस तो है, इंडिया ग्रुप, इंडिया जो जनबंधन है उसके तो बड़े महत्वपूर्ण स्तंभ हैं समाजवादी। और 17 अप्रैल को जिस मजबूती तरीके से सारे के 37 सांसदों ने परिसीमन विधेयक के खिलाफ उन्होंने वोट दिया, तो वो मिसाल हमारे सामने है। पर कितनी सीट हम लड़ेंगे, कितनी सीट वो लड़ेंगे, वो सब बातचीत चलेगी हमारे नेताओं के बीच में। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो आज की जानकारी मैं दे सकता हूँ ज़रूर कि हमारा जनबंधन मजबूत है। समाजवादी और कांग्रेस का जो कोalition था, जो गठबंधन था 2024 के लोकसभा के चुनाव में बहुत प्रभावशाली ढंग से उन्होंने काम किया, और हम उम्मीद करते हैं कि विधानसभा में भी यही नतीजे हमें देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं अगले 6-7 महीने में। पर इसके डिटेल मैं आपको ये जानकारी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे उसमें कोई ज़्यादा भूमिका नहीं है। पर जयराम जी, इंडिया गठबंधन की आपने बात की, इंडिया ब्लॉक, वो आज की तारीख में कहाँ एग्जिस्ट करता है? क्योंकि जो आप अगर बात करें डीएमके की, तो डीएमके आपने चूंकि विजय के साथ में आप चले गए हैं, तो डीएमके ने तो जो चीफ जस्टिस को हमने खत लिखा है उस पर उन्होंने उसका हस्ताक्षर, वो आपसे नाराज चल रहे हैं, वो काफी अपने आप को अलग दिखा रहे हैं। कभी कभी हो जाता है, टेम्पररी नाराजगी हो तो इंडिया सकती है। गठबंधन है अभी अस्तित्व में है? विपक्ष का गठबंधन है, नाम कुछ और है। हाँ, नहीं, विपक्ष के फ्लोर लीडर्स हैं। ये जब विपक्ष की मांग, एकता की मांग होती है, जब एकजुटता की मांग होती है, हम एक हो जाते हैं। जब 17 अप्रैल को इंडिया जनबंधन की मीटिंगें हुआ करती थी, तृणमूल पार्टी नहीं आती थी, आम आदमी पार्टी नहीं आया करती थी, पर उन्होंने हमारे साथ वोट दिया। तो आपको लगता है कि मुद्दों पर सब लोग साथ मुद्दों पर होना जरूरी है। मुद्दों पर क्या हमारे साथ हैं? सब लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। अच्छा, अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप बीजेपी के खिलाफ की बात कर रहे हैं। दरअसल अभी मैं गृह मंत्री अमित शाह को 2-3 बार मैंने सदन में भी सुना, और उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रियंका जी बात करती हैं, जिस तरीके से राहुल जी बात करते हैं, तो कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष को अपनी बहन से सीख लेना चाहिए। कुल मिला के ये जो है परिवार में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है जिसमें वो बटन होल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, छिद्रान्वेषण चल रहा है। केवल स्वयंभू चाणक्य मानते हैं अपने आप को, अभी स्वयंभू नारद मुनि भी बन गए। नहीं, वो ऐसा नहीं है। बोलने का तरीका है, राहुल जी का बोलने का तरीका है, मशीन गन के माफिक ठक ठक ठक, बिल्कुल साफ तरीके से, ठकाठक बिल्कुल, क्विक गन मुर्गन। तो और प्रियंका जी हंसकर बड़े अपनी ही विशेष तरीके से बोलती हैं, उसका भी एक असर है। वो एक अनोखी जुगलबंदी है। ये नहीं कह सकता हूँ एक सही है दूसरा गलत, नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों। और अमित शाह ने भी थोड़ी चालाकी होने की कोशिश की, बहन और भाई के बीच में थोड़ा मतभेद हो तो उन्होंने प्रशंसा कर दी प्रियंका जी की। नहीं, एक बार नहीं, कई बार कर चुके हैं। जब हमने पत्रकारों ने जब सवाल पूछे उनसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरा काम नहीं कि मैं परिवार में करूं, लेकिन जो दिखाई पड़ा मैं तो वो बात कर रहा हूँ। वो नारद मुनि का काम कर रहे हैं, बस नारद मुनि का काम कर रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, जो विदेश नीति या जो विदेशी मसले जो होते हैं, उस पे कई बार जो है राहुल गांधी को सत्ता पक्ष बहुत घेरता है कि खासतौर से विदेश में जाकर, अभी आपने चाइना की बात की, लेकिन चाइना के डोनेशन को लेकर, तमाम चीजों को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से बातें कही जाती हैं। तो ये क्या जो विदेशी मसले, विदेशी जमीन पर जाने में क्या कहीं ना कहीं कोई संयम बरतने में कोई कमी रह जाती राहुल गांधी से, आपको ऐसा लगता है? ऐसा नहीं है। पर देखिए, आपने विदेश नीति को लेकर सवाल किया है, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे विदेश नीति को लेकर जो एक
आम सहमति बनाया गया था, एक आम सहमति थी, और उस आम सहमति को उन्होंने तोड़ा। एक निरंतरता था विदेश नीति में, वाजपेयी जी हो या चंद्रशेखर हो या वीपी सिंह हो या देवेगौड़ा जी हो या गुजराल हो या कांग्रेस के मुख्य प्रधानमंत्री हो, एक निरंतरता था, एक आम सहमति बनी थी विदेश नीति को लेकर। और कई बार इस पर वाजपेयी जी ने लोकसभा में और राज्यसभा में इसका जिक्र भी किया है। पर नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर इस आम सहमति को तोड़ा, विदेश नीति को हमारे घरेलू राजनीति के नज़रिए से देखने लगे, और सामाजिक ध्रुवीकरण, विदेश नीति सामाजिक ध्रुवीकरण का एक हथियार भी बन गया। इसका नतीजा ये निकला। मसलन थोड़ा एक्सप्लेन करें। हाँ, पॉलिटिसाइजेशन इन्होंने किया है ना फॉरेन पॉलिसी का। और एक मिसाल आपको देता हूँ, जिस तरीके से इन्होंने इजराइल को गले लगाया है, अंधविश्वास, ब्लाइंड डिवोशन जिसे कहते हैं, अंधभक्त। इनके तो अंधभक्त होते हैं अंदर घर में, पर ये बन गए अंधभक्त इजराइल के, और इसका नतीजा हमारी विदेश नीति पर देख रहे हैं। और आप देखिए जो हमारे आतंकवाद हमले हुए थे मुंबई में नवंबर 2008 के बाद, पाकिस्तान कहाँ था? पाकिस्तान को एक कोने में धकेल दिया था मनमोहन सिंह जी ने, और सभी सवाल कर रहे थे पाकिस्तान को। तो ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी सफलता हासिल की। घुस के मारा पाकिस्तान को, तो घुस के मारा नहीं। अभी देखिए ना 10 मई 2025 के बाद क्या हुआ? आपकी पूरी कूटनीति, आपकी सारी विदेश नीति विफल हो गई। वहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति फील्ड मार्शल मुनीर को गले लगा रहे हैं, और ये MOU जो हस्ताक्षर हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में, इसको कहा जा रहा है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये तो हमारे विदेश नीति पर एक बहुत बड़ा धक्का मिला है। और ये नतीजा यही है, कारण यही है कि प्रधानमंत्री की विदेश नीति बिल्कुल विफल हो गई है, उनकी कूटनीति विफल हो गई है। मैंने एक बार ही कहा था, और कई लोग मुझसे नाराज हो गए, मेरे बीजेपी के मित्र पार्लियामेंट में। मैंने कहा प्रधानमंत्री ने डिप्लोमेसी को हगलोमेसी में बदल दिया है। सबको गले लगाओ, सबको ये दिखाओ कि सब लोग मेरे दोस्त हैं, माय गुड फ्रेंड, माय गुड फ्रेंड, माय गुड फ्रेंड। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? 100 बार उन्होंने दावा किया है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया, प्रधानमंत्री चुप है। ये अभी ट्रेड डील पर सेना की तरफ से जवाब आया? नहीं, सेना की तरफ से नहीं। प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब देते हैं? प्रधानमंत्री पर वो सवाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, इटली की प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री के बड़े करीबी हैं, मेलोडी, ये सब खेल रहे थे सोशल मीडिया में। देखिए इटली के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने। ट्रंप ने जब कुछ कहा उनके बारे में, सीधा उन्होंने जवाब दिया, ट्रंप की भाषा में जवाब दिया। प्रधानमंत्री क्यों नहीं देते? ट्रेड डील को लेकर जो हमें करने पड़ रहा है, जो हमारी जो आयात कर है, इंपोर्ट ड्यूटी है, उसको घटाना पड़ रहा है कई कृषि पदार्थों पर। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को ही नहीं इस तरीके से करके रखा हो जिस तरीके से वो ट्रीट कर रहे हैं तमाम। देखिए हमारा राष्ट्रहित क्या है? हमारा राष्ट्रहित क्या है जब हम पर सवाल किए जा रहे हैं? जो 100 बार वो कह रहे हैं कि मेरे वजह से ऑपरेशन सिंदूर रुका हुआ है, तो आप कुछ क्यों नहीं बोलते? तो विदेश नीति तो बिल्कुल, विदेश नीति की जो विशेष एक अलग सी पहचान थी भारत की, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और जैसा कि मैंने कहा, सबसे बड़े खतरनाक चीज़, विदेश नीति को आपने घरेलू सामाजिक ध्रुवीकरण का जो एजेंडा है उसका एक हथियार बना दिया है। नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इजराइल हो, सब राजनीतिक, घरेलू राजनीतिक नज़रिए से ऐना से अब देख रहे हैं। जयराम जी, मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर सपोज करिए कि उनकी जगह कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री होता है, राहुल का प्रधानमंत्री होता, तो डोनाल्ड ट्रंप से निपटने का सही तरीका क्या था? कैसे आप इस पे व्यवहार करते हैं? मिसाल है, इंदिरा गांधी ने रिचर्ड निक्सन को कैसे निपटा बिना 1971 में। हम इतने प्रभावशाली नहीं थे आर्थिक नज़रिए से, हमारा इकोनॉमी इतना बड़ा नहीं था जो आज है। पिछले 25 साल में, पिछले 30 साल में जिस तरीके की आर्थिक तरक्की हुई है, 1971 में बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ा, चुनौतियां बड़ी थी। पर जिस तरीके से हमको धमकी दी गई, अरे वो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा गया बे ऑफ बंगाल की खाड़ी को अमेरिका से, किसिंजर और निक्सन ने, और इंदिरा गांधी ने क्या कहा, कैसे कहकर कहा नहीं, भारत की हित में जो है मैं वो ही करूंगी, और वो ही करके दिखाया।
तो ये तो नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि मतलब कुल कहना मिला के जो एक हमने चीज है, करना अलग चीज क्योंकि है। अगर- कथनी और करनी में जमीन आसमान का आतंक के फर्क। मरकजों को अगर 56 गिराया इंच गया, की छाती, मतलब आतंक के मरकज गिराए गए अगर, तो वो गिराए नहीं गए। 56 इंच की छाती बोल बोल कर आप चीन के साथ क्या कर रहे हैं? 20, जैसा कि मैंने आपको मिसाल दिया ना, 5 साल पहले आपने क्लीन चिट दी चीन को, क्लीन चिट दे दी। 20 जवानों की शहादत के बाद आप क्लीन चिट देते हैं चीन को, और आप आज तक बता नहीं पाए आपने क्लीन चिट क्यों दी। ट्रम्प के बारे में आप चुप हैं। इजराइल को क्यों इतना गला लगा रहे हैं आप बताइए क्यों? एक जमाना था जब सभी देश चाहते थे, 1900 जब सुएज क्राइसिस हुआ 1956 में, सब लोग चाहते थे कि मध्यस्थता भारत की हो। कांगो में भारत का पीस कीपिंग सेना, जो शांति बनाने रखने के लिए जो पीस कीपिंग फोर्स होता है संयुक्त संघ का, वो भारत से ही भेजा गया। पर जनाब जी की बड़ी अजीब सी स्थिति कई बार देश के अंदर दिखाई पड़ती है, खासतौर से देशों के जब विदेश नीति की बात होती है तो उसमें सरकार पर, खासतौर से नरेंद्र मोदी पर इजराइल के बहुत ज्यादा हामी या बहुत करीबी होने का आरोप, क्या बल्कि सच्चाई साफ साफ दिखाई पड़ती सच्चाई है। है। लेकिन आपके हाइफा ऊपर पोर्ट, कांग्रेस के हाइफा ऊपर बंदरगाह कौन चला रहा है? कांग्रेस के अडानी ऊपर चला रहे हैं ना। कांग्रेस के ऊपर फिलिस्तीन के बहुत ज्यादा करीब होने का आरोप हम- लगता है। यासर अराफात यहाँ पर आते जिस तरीके से स्टेट गेस्ट बनते थे वो सब बिल्कुल। चीजें- हम लेकिन पहले देश इजराइल थे। कोई पीएम जाता नहीं था, इन्होंने जाना शुरू नहीं, किया, नहीं, तो आपने भी तो दूरी बना के रखी थी। नहीं, देखिए, पैलेस्टाइन के साथ हम क्यों थे? क्योंकि हम, हमारे कुछ वसूल थे, हमारे कुछ सिद्धांत थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों नहीं बदला? क्या मजबूरी आ गई नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने बिल्कुल उल्टा पलटा कर दिया? इजराइल के साथ हम पहले से संबंध थे, ऐसा नहीं है कि अचानक संबंध बन गए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, 1978 में मैं खुद इजराइल गया हूं। 1978, जो कोई इजराइल, मेरे पासपोर्ट में लिखा था पासपोर्ट नॉट वैलिड फॉर इजराइल और साउथ अफ्रीका। मैं अमेरिका में पढ़ता था, तब मैं इजराइल गया था। 1 हफ्ता में रहा इजराइल में। क्या करने गए थे आप? ऐसे ही देखने के लिए। मतलब कमांडो ट्रेनिंग करने तो नहीं, मैं ऐसे ही देखने के लिए। मेरे कई दोस्त थे, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा, कॉलेज में पढ़ रहा था, कई दोस्त थे, उन्होंने कहा चलो चले। 1 हफ्ते तक मैं वहाँ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो इजराइल के साथ तो हमारे बड़े पुराने संबंध हैं। मेरे अच्छे कई मित्र इजराइल में हैं। कई सारे किताब जो यहाँ हम देख रहे हैं, कई इनके लेखक इजरायली एकेडमिक और प्रोफेसर हैं। नहीं, मैं बात आपकी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी पार्टी के तौर पे। राजनीतिक 2 पार्टियां, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इजराइल के साथ और कांग्रेस फिलिस्तीन क्यों के साथ। इजराइल के साथ? क्यों इजराइल के साथ? ये सवाल पूछिए, क्यों इजराइल के अच्छा, साथ? क्यों नहीं, आप बता दीजिए क्यों नहीं होना नहीं, चाहिए? क्यों इजराइल के साथ है? क्योंकि वो सामाजिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, सामाजिक सभी को। गाजा पर आप चुप हैं, लेबनान पर आप चुप हैं, इजराइल ईरान पर आप चुप थे। हालांकि हमारे आर्थिक संबंध ईरान के साथ कई दशकों से है। चाबहार पोर्ट जो बंदरगाह हम बना रहे हैं, पिछले 15 साल से बातचीत हो रही है। एक ज़माने में गैस पाइपलाइन की बात हो रही थी, पर वो आगे नहीं चल पाए क्योंकि पाकिस्तान बीच में था। पर अभी भी ईरान के साथ में बातचीत और सब चीजें तो ठीक ही चल रही है, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो हमारी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो मतलब ये पॉलिसी फेल कहाँ हुई फिर, अगर दिक्कत नहीं हो रही ईरान के साथ भी? इस पूरे हॉर्मुज संकट में भी अगर हम बात करें तो हमारे जहाज निकल ही आ रहे थे, दूसरे निकल रहे तो हमारे भी निकल रहे थे, हमारे भी तो रोके नहीं जा रहे थे। देखिए, अभी सब लोगों का मानना है कि इस पिछले 6-7 महीनों में हमने ऐसा दिखाया है दुनिया को कि हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। मतलब एकांगी हो गए आप? बिल्कुल, हम एक पक्ष में हो गए हैं। सब लोग देख रहे हैं कि हम एक पक्ष में हो गए, पर हमारे रिश्ते, हमारे संबंध सभी देशों से हैं। पैलेस्टीनी एम्बेसी दिल्ली में, हम पहले देश थे जिसने पहचान की पैलेस्टीनियन, एक स्वतंत्र पैलेस्टीनियन स्टेट की। तो पर हम क्यों हम ये कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है, हमारी विदेश नीति के खिलाफ है। जो पिछले 7 दशकों से हमारे जो सिद्धांत हुआ करते थे, हम सभी देशों के साथ, इजराइल के साथ भी हम संबंध चाहते हैं। कांग्रेस सरकारों ने भी बनाकर रखी है पिछले 35-40 सालों में। तो ऐसा नहीं है कि हम इजराइल के साथ नहीं थे, हम इजराइल के साथ भी थे। हम चाहते हैं कि इजराइल सुरक्षित रहे, हम चाहते हैं कि इजराइल मजबूत हो, पर हम चाहते हैं जो इजराइल कर रहा है,
पैलेस्टीनियन जो लाखों फिलिस्तीनी परिवार विस्थापित हो रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, घोर अत्याचार हुआ है, जेनोसाइड हो रहा है गाजा में, उस पर तो हम आवाज उठाएं। दरअसल जयराम जी, ये बात मतलब ये कंपैरिजन करने में मुझे बड़ा अजीब लगता है, लेकिन शुरुआत इसकी कहाँ से हुई उसकी चर्चा लोग नहीं करते हैं कि इजराइल में किस तरीके से 7 जाके अक्टूबर हमास के लोगों बिल्कुल ने नहीं, बिल्कुल उसकी तो हम कड़ी उसी दिन आधे घंटे के अंदर मैं जा रहा था हिमाचल प्रदेश, मुझे फोन आया तुरंत। मैंने राहुल जी से बात की, खड़गे जी से बात की, सोनिया जी से बात की, एक औपचारिक तौर से बयान भी आया कांग्रेस पार्टी से, एक वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि 7 अक्टूबर को जो नरसंहार हुआ हमास द्वारा वो बिल्कुल अस्वीकार था। और इसकी कड़ी नहीं, कितनी भी निंदा कीजिए वो प्रियंका कम जी के होगी। बैग पे कबूतर जो है वो फिलिस्तीन वाले होते उसके हैं, बाद क्या इजराइल के नहीं थे, क्या मतलब। उसका जवाब है एक और नरसंहार करना गाजा में? नहीं, पर क्या लाखों फालस्तीनी परिवारों को स्थापित नहीं करना? दिखाई पड़ते हैं, जैसे आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मूल कारण आप ढूंढने लगोगे ना तो आपको और भी 1948 में जाना पड़ेगा, नकबा। अब कब तक जाएगा? तब आप कहोगे नहीं 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन को दोषी ठहराएंगे, तो ऐसा नहीं, कहीं तो आप बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं। जो अभी हो रहा है उसका सीधा एक कारण है 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास, बिल्कुल सही है, जो तत्काल जो इमीडिएट कॉज है, पर उसके मूल कारण अगर आप खोलेंगे उस मूल कारण का दरवाजा, अब जाते ही जाओगे, दशकों पीछे जाओगे आप। चलिए, अब फिर से वापस आते हैं, चूंकि दरअसल मैं जानता हूं कि आपका अध्ययन इतना है कि विदेश नीति पे या किसी विषय पर बात करेंगे बढ़ती चली जाएगी, लेकिन बस सीधे मैं जानना चाहूं कि अब 2027 का विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में है, ये है, लेकिन 2029 की अगर मैं बात करूं, 2029 के लिहाज से विपक्ष का क्या स्वरूप सामने आएगा? क्या राहुल गांधी को मैं मानकर चलूं कि जिस तरीके से एनडीए में कभी अटल बिहारी वाजपेयी या कभी नरेंद्र मोदी घोषित तौर पर चेहरा होते थे, राहुल गांधी उस तरीके से चेहरे के तौर पर, वो नेता प्रतिपक्ष है, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस के नेता हैं, तो क्या घोषित होंगे उस पर तरीके से? हमारे क्या घोषित होंगे कि नहीं, हम कभी घोषित नहीं करते, मैं आपको कह दूं। क्योंकि मेरा ये मानना है हमेशा कि हमारी जो प्रणाली है, हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो संविधान है, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम का नहीं है, वो पार्टी के आधारित है। पार्टी की एजेंडा होती है, पार्टी का घोषणा पत्र होता है, पार्टी चिन्ह होता है, पार्टी के कैंडिडेट चुने जाते हैं, पार्टी का प्रचार होता है, पार्टी अपना दल के नेता चुनती है, जो चुने हुए सांसद हैं वो अपने नेता चुनते हैं। हालांकि 2024 में वो नहीं हुआ, पर वो ही हमारी प्रणाली है। तो हम व्यक्तियों को चुनते नहीं, हम पार्टियों को चुनते हैं, पार्टियों को हम बहुमत देते हैं, और उस बहुमत के द्वारा पार्टी अपने प्रधानमंत्री जो हैं वो घोषणा करती है। तो अभी कहना कौन प्रधानमंत्री होगा, मैं समझता हूँ सही सवाल ये है किस पार्टी को या किस गठबंधन को बहुमत मिलेगा, उसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। नहीं, ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे इसको व्यक्तियों के बीच में ये कॉन्टेस्ट नहीं होता हमारे देश में, जिस तरीके से अमेरिका में होता है। जी जी, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म की बात आप करें, लेकिन मैं ये अगर आपसे पूछूं कि जैसे तमिलनाडु में आपको विजय के साथ जाना होगा या डीएमके के साथ जाना होगा, तो किसको चुनेंगे आप? इस तरीके के तमाम सवाल आपके सामने 2029 को लेकर वो सवाल अभी तक हमने, मेरे ख्याल में, मैं नहीं समझता हूँ कि हम 2029 की अभी सोच रहे हैं। अभी हम सोच रहे हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर की। विजय यूथ के बीच में वहां पर एकदम से सारा यूथ का वोट उनके साथ है। हमें अपने आप को मजबूत करना है। तो क्या कर रहे हैं? हम गठबंधन में हैं, हम जानते हैं गठबंधन में है, और गठबंधन होगा, ऐसा नहीं है गठबंधन नहीं होगा, गठबंधन होगा, पर हमें अपने आप को और मजबूत करना है। वो संगठन सृजन कार्यक्रम जो चल रहा है कई राज्यों में, वो हो भी चुका है। ज़िले के स्तर पर नए पीढ़ी के लोग नियुक्त किए गए हैं, राहुल जी और अलग अलग नेता जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में। हम मुद्दे ले रहे हैं जो जनता के मुद्दे हैं, जैसा कि इन्होंने छात्रों की गूंज अभियान शुरुआत की, कोटा में, अभी प्रयागराज जाएंगे, पटना जाएंगे और दिल्ली में समाप्त होगा। तो मुद्दे आते रहेंगे, किसान के मुद्दे, श्रमिकों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे। तो
तो अभी देखिए, अभी टाइम है, अभी कभी 3 साल है और 2.5 बस साल जयराम जी, है। अब मैं कुछ व्यक्तियों के नाम लूंगा, आप एक एक लाइन में, एक एक शब्द में उनके बारे में बात रैपिड फायर। रैपिड फायर एक तरीके से आप कह सकते हैं। राहुल गांधी। राहुल गांधी बिल्कुल, मैं समझता हूँ एक उन्होंने हमारे पार्टी में एक नई सोच लाई है, और बिल्कुल नेक इंसान है। उनमें कोई दोगलापन नहीं है, कोई दोगलापन नहीं है, दो चेहरा नहीं है। जो कहते हैं वो, जो अपने मन में है वो ही कहते हैं। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के कह रहे, मैं क्या कहूँ, गलती से भी सच नहीं बोल सकते। प्रियंका गांधी। प्रियंका जी बड़ी बड़ी कुशल कम्युनिकेटर हैं। जिस तरीके से वो बोलती हैं, उनका असर हमारे स्वयंभू चाणक्य पर भी पड़ा। अमित शाह। ओह, अमित शाह का क्या कहने, तैयार करके आते हैं, ढेर सारे कागज लाते हैं, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। पर मैं समझता हूँ उनको 17 अप्रैल को बहुत बड़ा चोट मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे जी का क्या कहने, 14 बार चुने हैं, 9 बार एमएलए, 2 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा, नेता प्रतिपक्ष, सामाजिक न्याय का एक, मैं समझता हूँ एक अनोखा मिसाल है वो। और जिस तरीके से वो आए, जो हालात उनके थे अपने बचपन में, और जो मुसीबतों का उन्होंने सामना करना पड़ा, और जो उनकी जो पार्टी को लेकर जो वफादारी उन्होंने दिखाई है, पार्टी सत्ता में रही, पार्टी सत्ता में नहीं रही, वो तो हम युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा के स्रोत है। आखिरी में ये जयराम रमेश को डिकोड कर दीजिए। टेक्नोक्रेट, आर्ट, जो लेखक, राजनीतिक, संगठनकर्ता, मंत्री के तौर पे कौन सी भूमिका जयराम रमेश को अपने बारे में सबसे ज़्यादा पसंद है? नहीं, देखिए, मैं सरकार में था, मैंने किताबें भी लिखी हैं, मैं कांग्रेस पार्टी में कई सालों से काम कर रहा हूँ, तो मैं जो मुझे काम दिया जाता है मैं वो करता हूँ, और मैं अपनी सीमाओं को पहचानता हूँ। तो राहुल गांधी को पीएम बना के रहेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी को जिताना चाहता हूँ, और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी हैं, ठीक है। अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगा तो मुझे कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी चुने जाएंगे। पर जो हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हमारे घोषणा पत्र में राहुल जी का फोटो तो जरूर होगा, पर हम वोट मांग रहे हैं कांग्रेस को, कांग्रेस के चिन्ह को, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, कांग्रेस के घोषणा पत्र को, कांग्रेस के वादाओं को, जो वादा कर रही है, जो विश्वास दिला रहे हैं जनता को, वो कांग्रेस के कार्यक्रम को। तो मेरा, जो आप मुझे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी में क्यों हूँ, एक ही कारण है, जवाहरलाल नेहरू। और मैं बचपन से, मैं 10 साल था जब मैंने पंडित जी का किताब, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, मैं 10-11 साल का था। जब मैं 16 साल का था तब मैंने गहराई में उसका अध्ययन किया, विश्लेषण किया, सारी किताबें पढ़ी। तो अगर एक व्यक्ति है, मैं अपने आप को बिल्कुल कोई बिना हेजिटेशन के मैं कहता हूँ मैं नेहरूवियन हूँ। पर ऐसा नहीं है कि, पर नेहरू का ज़माना अलग था, आज का ज़माना अलग है, आज की चुनौतियाँ अलग है, आज की समस्याएं अलग है। तो पंडित जी अगर आज होते, क्या करते, उस पर बातचीत हम कर सकते हैं। पर मेरा कहने का यही है कि जिस तरीके से उस पीढ़ी के लोग, और सिर्फ पंडित जी का, मैं पंडित जी के साथ जो सरदार पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, और डॉक्टर अंबेडकर से जितनी प्रेरणा मुझे मिली है, कमाल के आदमी है। मैं तो समझता हूँ इंटेलेक्चुअली आप देखें तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है 20वीं शताब्दी में जो डॉक्टर अंबेडकर की तुलना हम कर सकते हैं। कि सभी बड़े विश्वविद्यालयों से उन्होंने डिग्री हासिल की, जो उन्होंने लेख लिखा,
तो वो पीढ़ी अलग थी, तो उस पीढ़ी से मैं प्रेरणा लेता हूँ। और ज़रूर इसके उस पीढ़ी में मैं समझता हूँ सबसे बड़े सितारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो मैं अपने आप को मैं खिसखिसाता नहीं हूँ कहने से कि मैं नेहरूवियन हूँ। चलिए, तो कोई हिचकिचाहट नहीं है जयराम जी को। और मैंने जैसा आपसे शुरुआत में कहा था कि मैं कांग्रेस नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के जो कुछ इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक चेहरे हैं जो अपनी बातों को साफ गोई से और तर्क संगत तरीके से सामने रख सकते हैं, हमने कोशिश की जितना हम डिकोड कर सकते थे मौजूदा परिस्थितियों में जयराम जी से किया। जयराम जी बहुत बहुत धन्यवाद अमर उजाला से बात करने के बहुत बहुत थैंक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।